मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? ठीक है, तो ये टेक्निक है प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर। 2010 के अंदर एक नेचर के अंदर एक पेपर पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर उसका हेडिंग ही यही था कि प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होने वाली डिजीजेस से बचाने में काम आएगा। ऐसे करके कितनी रिसर्च छपी थी। ठीक है, तो ये यहाँ से देख करके डायरेक्ट हमें पता चल सकता है क्या हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सूत्रकणिका। ठीक है, तो उससे होने वाले रोगों को रोकने में काम आता है। किसमें? जो नेक्स्ट जनरेशन में या अगली पीढ़ी में जो भी ऐसी रोग होंगे, डिजीज होगी, उससे बचाने में काम आता है। अब ये कैसे काम करती टेक्निक उसको देखते हैं। क्या होता है कि जनरली एक मदर और एक फादर दोनों के क्रॉस से, मेटिंग से चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। इस चाइल्ड के अंदर आधे गुण मदर से आते हैं और आधे ही फादर से आते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं मैटरनल। मदर से आने वालों को बोलते हैं मैटरनल और फादर से आते हैं उनको बोलते हैं पैटर्नल। तो क्या होता है, मदर से कौन ट्रांस किसका हेल्प ली जाती है? एग की। और फादर से कौन आता है? स्पर्म। तो एग और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं, तब उनके न्यूक्लियस मिलते हैं। ठीक है, और वो मिलकर के क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो चाइल्ड किससे बन रहा है? जाइगोट से। किससे बन रहा है? जाइगोट से। एग प्लस स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। अब क्या होता है, जब भी ये मिलते हैं तो मदर से पूरे एग पूरा एक एग जाता है और एग के साथ में न्यूक्लियस भी है। ये न्यूक्लियस, मैं इसको एन से लिख देता हूँ। और ये है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर। और फादर से क्या आता है? एक स्पर्म। और उस स्पर्म के अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। तो क्या होता है, फादर का न्यूक्लियस और मदर का न्यूक्लियस दोनों मिलते हैं कहाँ पर? एग सेल के अंदर। ये एग सेल है। ठीक है, किसकी है? मदर की एग सेल। मैं इसको लिखता हूँ मदर एग सेल, मदर एग सेल। और ये किसकी है? फादर फादर की कौन सी सेल है? स्पर्म सेल। ठीक है, अब इन दोनों के फ्यूजन से आगे चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर कुछ डीएनए होते हैं। हमारी सेल्स में अगर आप देखेंगे तो सेल के अंदर दो प्रकार का डीएनए होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक टाइप का डीएनए और दूसरा होता है यूकैरियोटिक टाइप का डीएनए। यूकैरियोटिक टाइप का डीएनए जो होता है वो मेन डीएनए होता है और ये कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक डीएनए भी होता है और ये सप्लीमेंट्री टाइप में मान लो, मेन डीएनए जरूरी नहीं है। ये प्रोकैरियोटिक टाइप डीएनए होता है और ये कहाँ पर होता है? ये न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म जहाँ होता है वहां पर होता है। और वहां पर कुछ सेल के छोटे छोटे अंगक होते हैं, ऑर्गेनल्स जिनको बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स वहां पर होते हैं। और उसमें भी सारे ऑर्गेनल में नहीं होता है, सिर्फ दो ऑर्गेनल में होता है। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली क्या होता है? प्लांट्स में होता है। ठीक है, एनिमल में होता नहीं है, इसलिए इसकी दिक्कत नहीं है। ह्यूमन में या मानव में कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए उस वो भी तो आगे जनरेशन में जा रहा है ना। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि फादर से न्यूक्लियस आया स्पर्म से। ठीक है, फादर के स्पर्म से न्यूक्लियस आया, मदर के एग के अंदर एंटर होगा। तो फादर ने क्या किया? सिर्फ न्यूक्लियस दिया। यहाँ से क्या जाता है? सिर्फ न्यूक्लियस जाता है। लेकिन यहाँ से पूरा मटेरियल आता है। मदर पूरे मटेरियल को वहां पर इन्वॉल्व करती है और फादर से सिर्फ न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। तो क्या होता है, मदर से माइटोकॉन्ड्रिया भी तो आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा हो कि उस माइटोकॉन्ड्रिया पर कोई डिजीज वाला जीन है। ऐसा भी होता है ना, डीएनए पर जीन होते हैं डिजीज वाले। तो मान लीजिए उस पर एक डिजीज वाला जीन है जो
मदर के माइटोकॉन्ड्रिया पर है। अब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पर अगर वो जीन है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी बच्चों में जाएगा और वहां पर क्या कर देगा, वो डिजीज फैला देगा। तो नेक्स्ट जनरेशन में सभी को डिजीज हो जाएगी। तो क्या किया जाता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी अच्छी मदर से ले लें जिसमें वो डिजीज नहीं है और न्यूक्लियस हम यही रखें। यानी कि क्या करते हैं, हम एक नई तरकीब अपनाते हैं और वो ये है कि एक तीसरा एग और लेते हैं। ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर इसके माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। ठीक है, ये है डोनर। ठीक है, डोनर से एग, एक डोनर मदर है, वहां से हमने एग ले लिया। ठीक है, और उससे एग लेकर के हमने क्या किया, इस एग से हम क्या लेंगे, न्यूक्लियस को हटा देंगे। ठीक है, और हम चाहते हैं कि यही न्यूक्लियस यहाँ पर डाल दिया जाए, इसका भी और इसका भी। तो क्या हो जाएगा, जो उस माता पिता के मेन कैरेक्टर है वो तो कैरेक्टर इस बच्चे में दिखेंगे, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया से डिजीज आ रही थी, बीमारी आ रही थी, वो अब नहीं आएगी। तो ये तरीका अपनाया जाता है। तो क्या होता है, इस तरह से क्या करते हैं कि दोनों को पहले फ्यूज करवा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि नाम दिया हुआ है प्रोन्यूक्लियाई, वो प्रोन्यूक्लियाई क्या है उसको समझते हैं। एक्चुअल में जब दोनों एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होने के बाद में यहाँ पर, जैसे ये एग है, यहाँ पर स्पर्म आ गया, स्पर्म पूरा तो जाता नहीं है, न्यूक्लियस को भेज देता है, तो ये न्यूक्लियस आ गया, ये मदर का न्यूक्लियस है। दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मदर का न्यूक्लियस और ये फादर का न्यूक्लियस, दोनों यहाँ पर मिल गए और दोनों मिल करके एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है दोनों जब मिले हुए हैं, इस टाइम इनका अभी तक पूरा मटेरियल शिफ्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन होती है, मतलब पूरा मिलने से थोड़ा पहले की सिचुएशन, उसको बोलते हैं प्रो न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, प्रो न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये दोनों प्रो न्यूक्लियाई है और इस प्रो न्यूक्लियाई स्टेज को क्या करते हैं, एक छोटी सी पाइपेट लगाते हैं और माइक्रो पाइपेट होती है बिल्कुल, उससे करके यहाँ से पूरा से इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, बहुत माइन महीन सुई टाइप में होती है और इससे इसको क्या करते हैं, निडल से निकाल लेते हैं और इस न्यूक्लियस को यहाँ निकाल लिया। निकालने के बाद में इस सेल में डाल देते हैं। अब इस सेल को हमने क्या कर रखा है, पहले से ही आप देखो, इस सेल में हमने न्यूक्लियस हटा रखा है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वो वाले प्रेजेंट है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस अब यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस यहाँ आ गया, तो मतलब मेन कैरेक्टर तो उसी मदर फादर के रहे, पहले वाले के। ठीक है, लेकिन डिजीज जो थी वो हट गई क्योंकि थर्ड मदर से मतलब थर्ड वाले पेरेंट से ये माइटोकॉन्ड्रिया नए आ गए। तो इसलिए इस तरह की टेक्निक को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो है थ्री पेरेंट IVF। ठीक है, थ्री पेरेंट IVF। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब होता है लैब में करना। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं दो, जब न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, मिल रहे हैं और अब इससे नया चाइल्ड बनेगा। ठीक है, और इस एग को जब ये बन जाता है, बनने के बाद में इसमें क्या होते हैं, क्लीवेज होना स्टार्ट होता है, छोटी छोटी सेल्स बननी शुरू होती जाती हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और उस स्टेज के अंदर अब पुरानी वाली मदर के अंदर इस नए वाले जो जाइगोट है, इसको बोलते हैं जाइगोट, क्योंकि मिल गया, मिल करके नया बन गया। अब इस जाइगोट को मदर वन में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर मैं इसको मदर वन मानता हूँ पहले वाली को, ठीक है, और इसको सेकंड को मदर टू मानता हूँ, तो आप सोचो किस में ट्रांसफर किया मैंने, मदर वन में, और वहाँ ट्रांसफर कर दिया और वहाँ ये आराम से ग्रो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर जो है अब जो बच्चा बनेगा उसमें कोई डिजीज नहीं आएगी क्योंकि डिजीज वाला जीन ही हट गया है। तो तीन पेरेंट हो गए और इसलिए इस टेक्निक को थ्री पेरेंट IVF टेक्निक भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेन रीजन क्या था,
माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उस माइटोकॉन्ड्रिया से होने वाली डिजीज से बचाने के लिए ये टेक्निक अपनाई गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस पूरी टेक्निक के अंदर, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज इन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान। ठीक है, तो उसके अंदर वो डिजीज नहीं आए, इसलिए ये टेक्निक है जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर वाली टेक्निक अपनाई जाती है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग है, इन विट्रो करवा रहे हैं डोनर स्पर्म में। नहीं, डोनर क्या था, एग था, स्पर्म नहीं था, तो ये गलत हो गया। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, मॉडिफिकेशन तो कर रहे हैं लेकिन स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल नहीं ले रहे हैं, हम तो एक एग ले रहे हैं और वो भी अदर मदर से ले रहे हैं। ठीक है, एक अलग मदर है उससे ले रहे हैं, मदर टू से। डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम सेल इनटू द फंक्शनल एम्ब्रियो, स्टेम सेल, और स्टेम सेल वो होती हैं जो किसी नई सेल या किसी एक ऑर्गेनिज्म में, पूरे जीव में कन्वर्ट हो सके। तो ऐसा तो जरूर है, बट ये ऐसा जरूर नहीं है कि मतलब, क्योंकि स्टेम सेल अंगों को बनाने में भी काम आती है उस तरह से। हम जनरली क्या कर रहे हैं, स्टेम सेल जब भी कहते हैं हम 2n सेल की बात करते हैं, डिप्लॉइड सेल होती है, और ये हम क्या ले रहे हैं, एक गैमीट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए गैमीट के अंदर 2n नहीं होता है, वो n होता है। ठीक है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट भी सही नहीं है, ओनली एक स्टेटमेंट सही है और वह प्रिवेंशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग।